यहाँ मौजूद सभी विद्वान साथियों को और विद्यार्थियों को मेरा सलाम। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने ये जो काम किया है संसद में शिक्षा के ऊपर, ये पुस्तिका जारी करके और इससे भी ज्यादा जरूरी काम कर दिखाई सब लोग देख रहे ये सारे जो सवाल उठाए गए पिछले एक साल में नई सरकार के आने के बाद, उन सवालों को और उनके जवाबों को, मंत्री के जवाबों को सबको इकट्ठा किया, एक भाग और दूसरा, और थोड़ा सा मौका मिला कुछ चंद एक मिनट हम दोनों ने मिलकर दिया आपको संगठन के साथ, और बहुत गजब का काम आप लोगों ने किया है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुस्तिका निकाली, छोटी सी पुस्तिका है, इसमें 4 विद्वानों से, 2 ने स्कूल की शिक्षा पर और 2 ने कॉलेज यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा के ऊपर अपनी आलोचना रखी है, इसके ऊपर इस पर अपनी बात रखी है। और वो जो बात रखी है इन 4 विद्वानों ने, वो बहुत ही काम की चीज है, और उससे इन दोनों पब्लिकेशन का महत्व कई गुना बढ़े। और ये सब काम करने के लिए हम अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच, जिसकी ओर से हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, और इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, उसकी ओर से SIO को हम तहे दिल मुबारकबाद दें। केवल जानकारी बताओ और एक उसके जरिए ख्याल भी आपके सामने रखूंगा। ये पहली बार नहीं ऐसा काम हुआ है, मैं जरूर कहीं गलतफहमी न रहे, कम से कम मेरी जानकारी में दूसरी बार हुआ है। इसके पहले कोई, मैं भूल रहा हूँ इस समय, 6-7 साल पहले दिल्ली की एक NGO जो बच्चों के ऊपर काम करती है, उससे भी ये काम किया। तो उस काम में, और शायद 2-3 साल तक किया, मेरे पास 3 साल की उनकी पब्लिकेशन, उनके और आपके काम में जो फर्क है, वो है जो कि एक NGO में और एक विद्यार्थियों के संगठन में होता है, वो फर्क है। उन्होंने काम किया, उन्होंने भी ऐसे ही इकट्ठे किए सब सवाल जवाब, लेकिन उसके ऊपर कोई अपना नजरिया पेश नहीं। आप लोगों ने इस पुस्तिका को निकालकर उसके ऊपर बहुत ही जरूरी नजरिया पेश किया, और आपने इसलिए किया क्योंकि आप एक NGO नहीं, आप विद्यार्थियों का संगठन है, एक तरह से आंदोलन है, और एक आंदोलन की ये हिम्मत होती है कि वो अपना नजरिया बनाता है, नजरिया पेश करता है। और इसके लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके सामने समय की कमी होती है, 30 मिनट और भी ज्यादा समय की कमी को देखते हुए मैं 3 बातें रखूंगा संक्षेप में, और थोड़ा सा कोशिश करूंगा उसको खुलासा करने। इतना बड़ा विषय, इसमें तौसीफ साहब ने जो बोला, मैं जैसे स्कॉलर होते हैं, हमें तो बुलाने की जरूरत नहीं, आप स्कॉलर, बहुत आपने इसका अध्ययन किया है, बहुत बारीकी से समझा है, और उसका आपने बहुत बारीक एनालिसिस, और आपके जो ख्याल है बहुत नजदीक है हमारे ख्याल में, बहुत ही नजदीक है, और इसलिए मुझे बड़ी खुशी आपको सुना। मैं सोचा मुझे क्यों बुलाया, आप काफी थे, बहुत आप कब करते थे इस उम्र में मुझे तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो इतना सोच लेते हैं। हम जो इस उम्र में बड़ी मुश्किल से समझ पाए, आपने की कम उम्र में समझ लिया, बहुत खुशी आपसे मिलते। 3 बातें रखूंगा। पहली बात, हमारा मानना है, हमारे संगठन का मानना है कि अगर देश के तमाम बच्चों को, तमाम युवाओं को, इनकी संख्या कितनी अंदाज लगाई, 16 करोड़ बच्चे 6 साल से कम के हैं, जिनकी सेहत का सवाल,
इनके भोजन की क्वालिटी का सवाल और इनकी तालीम का सवाल हमारे संविधान में उनका अधिकार है, हक है। ये 16 करोड़ बच्चों का 6 से 14 साल जिसके लिए वो एक बहाना है उनका तालीम को खराब करने का, इसका नाम है शिक्षा अधिकार कानून 2009। वो एक कानून है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, उनकी संख्या 20 करोड़, 36 करोड़ की बात हो गई। 9 करोड़ बच्चे 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले, यानी 14 साल से लेकर 18 साल के 45 करोड़, और 8 करोड़ बच्चे 18 साल से लेकर 23-24 साल के हैं, युवा बोलिए उनको, जो उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो 50 करोड़ से ज्यादा की बात, 54 करोड़ की बात। इन 54 करोड़ बच्चों युवाओं को अगर तालीम देनी है तो हमारा बिल्कुल पक्का भरोसा है ये दी जा सकती है केवल एक तरीके से, वो है सब पूरे देश के लिए एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम, एक साझी स्कूल व्यवस्था सबके। अगर वो हम खड़ी नहीं करेंगे तो आप जितनी मर्जी स्कीमें बनाइए, जितने मर्जी प्रोग्राम बनाइए, रोज नए नए बनाते रहते हैं, नए नए नामों से बनाइए, खूबसूरत नामों से बनाइए, जितना मर्जी आप पैसा डालिए या मत डालिए, घटाइए बढ़ाइए, आप कसरत जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ अब से लेके 60 साल से ज्यादा तक आप ये कसरत करते रहे, आप अगले 60 साल भी कर सकते हैं। हम जहां है वहीं पहुंचेंगे शादी में। ये संभव ही नहीं है। दुनिया का कोई भी विकसित मुल्क नहीं है, एक भी इसका अपवाद नहीं है जिस मुल्क ने अपने देश के बच्चों युवाओं को अच्छी शिक्षा दी हो, बेहतरीन शिक्षा दी हो, और वो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था से दी हो जिसकी बुनियाद गैर बराबरी है, जिसकी बुनियाद भेदभाव है। एक भी मुल्क नहीं दुनिया में जिसे ऐसा करके दिखा दिया। ये जादू कि गैर बराबरी और भेदभाव पर टिकी हुई तालीम की व्यवस्था जो देश के सब बच्चों और युवाओं को अच्छी शिक्षा देते, इसका एक भी अपवाद नहीं जो ऐसा करता है। इसको आप चाहे जितना मर्जी और अध्ययन कीजिए और इसके ऊपर शोध कीजिए, रिसर्च कीजिए और बताइए इसका कोई अपवाद है। और ये बात केवल सोशलिस्ट मुल्कों की नहीं मैं कर रहा हूं, ये बात पूंजीवादी मुल्कों की भी है, उनका भी, उनमें भी कोई अपवाद नहीं। इस बात को और खुलासा करने के लिए एक सबसे हालिया उदाहरण है और रखना मौजूद होगा, वो है फिनलैंड। फिनलैंड कौन सा मुल्क है जिसका बनाया हुआ नोकिया आपकी जेब में और पर्स में रहता है? फिनलैंड की कहानी इसलिए बताने की जरूरत है कि कोई 30-35 साल पहले यूरोप के तालीम के ऊपर सर्वे हुआ, वो होता रहता है, नाम PIS। उस सर्वे में पाया गया कि फिनलैंड की हालत यूरोप के तमाम मुल्कों में लगभग सबसे निचले पायदान पर है। तो हमारी सरकार होती तो कहती हम सर्व शिक्षा अभियान शुरू करेंगे, हम नवोदय विद्यालय खोलेंगे, हम केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे, हम मॉडल स्कूल खोलेंगे, राज्यों की सरकारें बोलती हम स्मार्ट स्कूल खोलेंगे, हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे, हम अगर 5 IIT तो एक और खोल देंगे। ऐसा कोई भी फैसला मान नहीं। फिनलैंड की सरकार ने एक ही फैसला किया कि हम सारे देश की तमाम व्यवस्था को एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम या साझी तालीम व्यवस्था में बदल 30-35 साल पुराना का फैसला। साथ में उन्होंने एक और फैसला किया कि ये सारी जो व्यवस्था होगी ये सरकार के द्वारा
इसको पैसा दिया जाएगा और सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। ये पूंजीवादी मुल्क की कहानी सरकार के द्वारा चलाई जाएगी और सरकार इसलिए पूरा 100% पैसा। उन्होंने एक और फैसला कि जितने निजी स्कूल और निजी कॉलेज और निजी यूनिवर्सिटी है, अगर बहुत कम थे वहां पे, अगर कोई है तो उसको सरकार उसका अधिग्रहण करेगी। उन्होंने ये भी फैसला किया कि जो शिक्षक है उसकी तनख्वाह सारे सरकारी कर्मचारियों में सबसे ऊंची होगी, मंत्रियों से ऊंची। और इस बड़ा मजेदार ये बात उनका फैसला था, कई बात में सुना देता हूं इसकी बात। और 30 साल के बाद जब सर्वे हुआ, इसको लागू करने के बाद, इस नए इंतजाम को, नई नीति को, जब वहां सर्वे हुआ तो पाया गया कि फिनलैंड न केवल यूरोप में सबसे ऊंचे पायदान पर है, बल्कि दुनिया में सबसे ऊंचे। उनको महज 30 साल लगे अपने मुल्क की तस्वीर बदलने। अब 60 साल से ज्यादा लगा चुके हैं और अगले 60 साल से ज्यादा लगाने को तैयार हैं। उसके बाद भी मैं एक शिक्षा का छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते मैं जानता हूं वो कितने दशक लगा ले मोड़ से पूरा बात। पार्लियामेंट में तो सुनने का समय नहीं ना, आपने सिद्ध कर दिया, ऐसे सवाल उठाए नहीं जाते। इसलिए एक ऐसी साझी शिक्षा व्यवस्था, कॉमन एजुकेशन सिस्टम लाजमी फैसला होना चाहिए और सबसे पहला फैसला होना चाहिए हमारे संसद के द्वारा, हमारे राज्यों की विधानसभा। ये नहीं होगा तो हम केवल स्कीमें बनाते हैं। जब फिनलैंड के शिक्षा मंत्री, उनकी बड़ी पूछ हो गई दुनिया भर में, उनको बहुत जगह बुलाया गया कि कैसे ये जादू करेंगे, तो वो अमेरिका गए। अमेरिका की सरकार पूछ रही, हम भी सीखना चाहते हैं आपसे। तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि आपने शिक्षकों की तनख्वाह सबसे ऊंची क्यों की? तो उन्होंने जो जवाब दिया उसको संसद को बताने की जरूरत है, हालांकि उनके पास समय नहीं है। तो जवाब था क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का काम सबसे मुश्किल काम, इससे ज्यादा मुश्किल और कोई काम। तो अभी इस मामले को छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो यह है कि ये जो सही इंतजाम है तालीम का, ये तब तक लागू नहीं हो सकता जब हमारे देश की सरकार केंद्र में और राज्यों की सरकारें निजीकरण और बाजारीकरण तालीम का करने की नीतियां बनाती रहेंगी और लागू करती रहेंगी। जब तक ये होता रहेगा तब तक एक सही तालीम की व्यवस्था हो ही नहीं सकती। दोनों एक दूसरे के ठीक होते हैं। कैसे उल्टे हैं? जो सारी शिक्षा व्यवस्था है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद मुल्क के लिए ऐसे शहरी युवाओं का निर्माण करना है, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो देश के संविधान में भरोसा रखे। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि हमें हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, एक समतामूलक यानी इगैलिटेरियन, जहां सभी बराबर हो हर नजरिए से, और एक वैज्ञानिक मुल्क, साइंटिफिक मुल्क बनाना है। एक ऐसा मुल्क जो पिछड़ेपन से बाहर निकल आए और नए भविष्य का निर्माण, जो था नहीं हमारे पास 5000 साल, जहां जाति के आधार पर भेदभाव न हो, जहां मजहब के आधार पर भेदभाव न हो, जहां पर औरत और मर्द के बीच में भेदभाव न हो, जहां विकलांग लोगों को हीन न समझा जाए कि इनकी आंखें काम नहीं करती, इनके कान नहीं सुनते, इनके बोल नहीं सकते, इनकी टांगों में गड़बड़ है,
इनका मानसिक दृष्टि से ये पिछड़े हैं। जब ये सब हमारे भाषा बदल जाएगी ना, क्योंकि हमें जब किसी को गाली देनी होती, क्या गाली देंगे? ये अंधा है। मेरी टक्कर हो जाए सड़क पे किसी से, तो क्या अंधे हो? जबकि जो अंधा होगा वास्तव में वो कभी टकराएगा नहीं आपसे, आंखों वाले टकरा। क्या बहरे हो? सुनते नहीं हो? कहते हैं सरकार बहरी है। बहरा तो सुन लेता है, तो समझ जाते हैं बहरे को। क्या गूंगे हो? हमारी भाषा पे कितना असर है भेदभाव का। 5000 साल के इतिहास का असर है कि हमारी भाषा गड़बड़ हो गई। ये सब एक ऐसे नए मुल्क का निर्माण जो है नहीं, व्यवहार नहीं कर। यानी भारी सामाजिक तब्दीली की बात हमारा संविधान करता है, उसकी चुनौती देता है और उसके लिए नए युवाओं का निर्माण करता है। तो जो निजीकरण, प्राइवेट वाली और बाजारीकरण की व्यवस्था है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है किसी भी तरीके से, गलत हो या ठीक हो, मुनाफा कमाना। उसके लिए तालीम देना एक और धंधा है। वही पूंजी वाले लोग, वही कॉर्पोरेट पूंजी के लोग, पूंजीपति लोग जो तालीम में पैसा लगाते हैं, वो शराब में भी पैसा लगाते हैं, वो साबुन बनाने में भी पैसा लगाते हैं। जो उस धंधे में लगाते हैं, अगर वहां घाटा होने लगता है तो तालीम में लगाते हैं। उनका मकसद है मुनाफा कमाना, कुछ किसी भी तरीके से मुनाफा। अगर लोकतंत्र की, धर्मनिरपेक्षता की, बराबरी की, भेदभाव से मुक्ति की और वैज्ञानिक नजरिए की तालीम देने से मुनाफा नहीं होता तो सब छोड़ देंगे और ठीक उल्टा पढ़ा देंगे। पढ़ा रहे ठीक उल्टा है। ये दो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत नजरिए हैं तालीम। इस बात को मैं अपने मन से नहीं कहता। भारत सरकार की एक रिपोर्ट भी बोलती है वाली बात। उस रिपोर्ट का नाम है अंबानी बिरला रिपोर्ट। वो देश के दो महान शिक्षाविदों ने लिखी। एक का नाम है मुकेश अंबानी और दूसरे का नाम है कुमार मंगलम बिरला। वो सन 2000 में भारत सरकार ने लिखवाई। आप सोचेंगे शायद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री, नहीं, वो लिखवाई प्रधानमंत्री के सन 2000 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत की तालीम कहां दी जा रही है। आर्थिक सलाहकार, इकोनॉमिक अफेयर्स की एडवाइस ने लिखवाई। और जिन दोनों ने लिखी उसके बारे में आप समझ गए। उन्होंने क्या खुद की नहीं, उन्होंने जिनसे लिखवाई बहुत बारीक हरफों में, वो अंदर की जेल के अंदर होता है, इधर के अंदर का होता है, उस पर लिखा हुआ नीचे बारीक, उसको कोई पढ़ता भी नहीं। शायद आपने अंबानी बिरला रिपोर्ट देखी हो तो खोल के दोबारा देखिए। उसमें लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट को लिखने में हमको भारी मदद मिली है। उस कंपनी का नाम है, चेन्नई में उसका पता दिया हुआ है, एक कंप्यूटर कंपनी ने अंबानी बिरला रिपोर्ट लिखी। उसको भारत की आर्थिक सलाहकार समिति को पेश किया गया और स्वीकारी नहीं गई। पूरे शिद्दत के साथ, संजीदगी के साथ लागू हो गई। उसी का फल है आज भारत की तालीम। इसलिए अगर फीसें बढ़ गई हैं तो शिकायत मत कीजिए। अगर फीसें इतनी हो गई कि आपके औकात के बाहर हो गई है, या उस तालीम को पाने के लिए आपके माँ बाप को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, तो शिकायत मत कीजिए। क्योंकि हमने और आपने तब शिकायत नहीं की जब ये अंबानी बिरला रिपोर्ट में लिखा था हमें सही करें, तब तो नहीं की ना शिकायत, तो चुप रहे। उसमें एक नाटक हुआ था, वो नाटक मुझे एकदम याद आ गया। वो नाटक संसद में हुआ था, उसको भी आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। जब सवाल जवाबों को रिकॉर्ड करते हैं, उसके खिलाफ कुछ पार्टियों ने बहुत आवाज उठाई।
तो जब शोर बहुत बचा उसके खिलाफ, उन्होंने पढ़ के समझ लिया था किधर देश की तालीम जाएगी। तो उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने एक ड्रामा किया। ड्रामा अब लोग भूल चुके हैं, मीडिया ने बहुत इसकी बात की। उन्होंने वो रिपोर्ट ली हाथ में, कहा चूंकि आप लोग इतना खिलाफ है इसके, मैं आपके सामने इसको फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके कचरे की टोकरी में डाल। उन्होंने ऐसा ही किया, वो सारा विरोध कर, मानो कि किसी कागज को फाड़ के कचरे की टोकरी में डालने से वो नीति खत्म हो जाती। नीति वैसे की वैसी लागू। उस नीति में एक बात इसको याद करना, उसमें लिखा है कि तालीम का मकसद सामाजिक विकास नहीं होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन शुड नॉट एम एट सोशल डेवलपमेंट। तो क्या करना चाहिए तालीम को? तालीम का मकसद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बनाना, आगे बढ़ाना और बाजार के लिए लोगों को तैयार करना। तो ये दोनों नजरिए, एक है साझी शिक्षा व्यवस्था जो देश को आगे बढ़ाने के लिए होती है, और दूसरी है जो दुनिया के बाजार को आगे बढ़ाने के लिए। ये पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। यही है शिक्षा का मकसद। इसी के नींव पर पिछले 15 सालों से जो अंबानी बिरला रिपोर्ट लागू हुई, उस बुनियाद पर, उस नींव पर अब ये मुमकिन हुआ कि नई सरकार ये कहे, जिसके ऊपर शायद ही कोई सवाल होगा, सही ढंग का सवाल तो नहीं होगा, कि हिंदुस्तान को अब दुनिया के बाजार में कामगार सप्लाई करने का सबसे बड़ा मुल्क बना दिया है। सुनिए ना, फिर बहुत आ रहा है, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए, दिल्ली में आता हूं तो देखता हूं, हमारे भोपाल में भी लगे हैं, सब जगह लगे। कुशल भारत। तो इस पे थोड़ा सा बात करें, तो हमारी बिरला रिपोर्ट से देखना होगा। ये तो कोई नहीं कहता कि लोगों को कुशल नहीं होना, तो कभी किसी ने नहीं कहा। 5000 साल में भी जिन्होंने भी तालीम पे कुछ भी काम किया, किसी ने नहीं कहा कि लोगों को कुशल नहीं होना। कोई नई बात नहीं। फिर कहने की जरूरत क्यों? कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अब वो समय आ गया है जब शिक्षा के एक बहुत जरूरी उसूल को तोड़ा जाता है। उसूल क्या है? उसूल ये है कि शिक्षा में ज्ञान यानी इल्म, मूल्य, इंसानियत के मूल्य और कुशलता, कौशल, स्किल, ये तीनों चीजें जब जुड़ती हैं तो पूरी तालीम बनती है। दुनिया भर के शिक्षाविद इसमें एक बनते हैं। ज्ञान, मूल्य और कौशल, ये तीनों जुड़कर तालीम बनती है। गांधी जी ने इस पर बहुत काम किया। वो तो यहां तक आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि उत्पादक काम, प्रोडक्टिव काम, जिसमें स्किल की जरूरत होती है, उसको अगर हम क्लासरूम में करेंगे और सब करेंगे, ये नहीं कि किसी जाति के लोग करेंगे, सब करेंगे, तब उसमें से ज्ञान निकलेगा और मूल्य निकलेगा। उसी में से उन्होंने तीनों को बिल्कुल एक कर दिया। ये 3 पहलू हैं तालीम के, ये तीनों पहलू एक ही है। इस पर कभी किसी ने सवाल नहीं किया, सब मानते हैं। कुछ मुल्कों की तालीम इसी तरह से बनाई गई, जिन्होंने नहीं बनाई वहां पे पुनर्विचार चल रहा है कि हम सोचें इस तरीके से। हमारे देश में ठीक होता हो रहे, कहा गया कौशल को बाहर निकाल लेंगे बाकी तालीम से। ज्ञान और मूल्य केवल उनके लिए होंगे जिनके घरों में पैसा है, हैसियत है, औकात है, और बाकी देश की गरीब जनता को केवल कौशल की भारी तैयारी है। मैं चूंकि नीतियों का अध्ययन करता हूं, जैसे तौसीफ भी करते हैं, उसी तरीके मैं भी करता हूं, और इसलिए मेरी नीतियों के बारे में जब भी मैंने पिछले 15-20 सालों में कुछ भी कहा कि ऐसा होगा, वो कभी गलत नहीं हुआ।
और मुझे पूरा भरोसा आज जो कहने जा रहा हूं वो भी गलत नहीं है। इस समय पूरी तैयारी है कि सरकार ये कहने वाली है देश के गरीब जनता को, जो देश का 78% तो है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं होता। जैसा अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट में 2007 में हिसाब लगा के बताया, कम से कम 78% लोग देश के गरीब हैं। तो इन लोगों को 78% लोगों की कौन है? ये दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है और अन्य पिछड़े वर्ग के ओबीसी। इनको जोड़ दीजिए तो 78%। 78% लोगों को ये संदेश देने की पूरी तैयारी है कि आपके बच्चे क्या करेंगे ज्यादा पढ़ लिख कर। उनको तो कमाना चाहिए ना, आप लोग गरीब हैं, आपके लिए कमाना चाहिए। जितनी जल्दी कमाना शुरू कर दे उतना बेहतर होगा। तो उसके लिए बाल मजदूर भी बन जाते हैं तो बनने दीजिए, आपके लिए कमाएंगे तो सही। इसलिए 5वीं क्लास तक भी अगर पढ़ा ले तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उनको पढ़ने में। 5वीं क्लास से 11 साल के होता है, पर चलो बहुत होगा तो शुरू में कहेंगे 11 साल तक पढ़ा देते हैं 5वीं क्लास। उसके बाद उनको हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं, कुशल भारत। और जिनके पास हैसियत होगी वो तब तक सारी शिक्षा बाजार को समर्पित की जा चुकी है, अच्छा जानबूझ के समर्पित। तो वहां तो आप वैसे भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए स्कूल के बाहर किया जाए। अगर 5वीं क्लास में भी मुश्किल हो रही है उनको पढ़ने लिखने में तो उसको पहले ही बाहर करें। इसीलिए बाल मजदूरी के कानून को भी बदला जा रहा है कि पहले से तैयारी चल रही है। उसमें ये कहा गया है, बाल मजदूर का जो नया कानून है अभी वो पास हो जाएगा, शायद इसी हल्ले में पास हो जाएगा। ये बहुत होता है जब हल्ला जाना होता है सरकार संसद में तो पूरी तैयारी होती है, और हल्ले में ही वो कानून पढ़ के कोई सुना देता है, कोई सुनता भी नहीं है, और उसके बाद कहा जाए कितने लोग इसके पक्ष में, चाहे वो आप बोले ना बोले, चलो पारित। ऐसे कई कानून पारित हो जाए, मुझे लगता है कहीं इसी हल्ले में चुनाव हो जाए। तो उसमें यह कहा गया है ये नए संशोधन हो रहे हैं, जो बना हुआ कानून उसमें संशोधन किया जा रहा है कि जो गरीबों के बच्चे हैं वो 18 साल की कम उम्र में भी अगर जरूरत लगती है उनको तो अपने परिवार के कामों में हाथ बटाए तो उनको बाल मजदूर नहीं कहेंगे, यानी स्कूल नहीं जाए, अपने परिवार के कामों में हाथ बटाए तो उनको माना जाएगा वो बाल मजदूर नहीं। 14 साल के कम उम्र के, यानी अब ये बहाना मिलता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वेल्डिंग करता है, उसका तो वही पेशा है, उसके 14 साल से कम उम्र के नाजुक बच्चों को कहा जाएगा अगर तुम माँ बाप की मदद कर रहे हो वेल्डिंग की दुकान पे तो परिवार का पेशा है तो तुम्हें बाल मजदूर नहीं माना जाएगा। और फिर तो पढ़ने की वैसी जरूरत नहीं, जब तुम वेल्डिंग कर रहे हो कुशल मजदूर। एक और बात इससे भी ज्यादा जरूरी, कुशल मजदूर ऐसा नहीं होना चाहिए जो सवाल पूछे, जो सोचे, जो कभी सहमत हो किसी बात से, कभी असहमत हो। ये बात तो ठीक है, ये बात गलत है। जो विश्लेषण या एनालिसिस करना सीखता है तो जैसा बड़ा खतरनाक। इसलिए सवाल पूछने वाला, सोचने समझने वाला, सही और गलत में भेदभाव अंतर करने वाला, अपने विश्वास अपने भरोसे के लिए लड़ाई लड़ने वाला, उसूलों की बात करने वाला मजदूर नहीं चाहिए। बहुत खतरनाक होता है। दुनिया के बाजार में ऐसे मजदूर तो कोई नहीं मानेगा, कोई स्वीकार, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन बनाने लगेगा, हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। ऐसा मजदूर नहीं चाहिए, हम ऐसा मजदूर चाहिए जो ट्रेड यूनियन की बात ही नहीं करे, जो किसी हक की लड़ाई नहीं लड़े, जो बताया जाए आप मुंह के मान ले। तो सारी तालीम की व्यवस्था पहले भी ऐसी हो गई थी, अब और ज्यादा की जाएगी कि ऐसे लोग न बने मजदूर जो सोचते समझते हैं वो सवाल उठाते। तो एक कुशल लेकिन पूरी तरीके से गुलाम कामगार बनाया जाए, तभी तो दुनिया के बाजार में हम सब लगे।
ये तीसरी बात, मेरा टाइम भी होता है, ये सब कितनी बातें कह रहा हूँ उसमें समय और बहुत तेजी का और पूरी बात। देखिए इसी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा भ्रम पाला गया है, इसको लगभग सभी मानते हैं, जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उतने ज्यादा मानते हैं। संपादक, मीडिया के रिपोर्टर, मंत्री, संतरी, वो तो कहीं इसके लिए बताने वाले, ये सब मानते हैं। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, वो मैं भी रहा हूं, सब लोग मानते हैं। जो मैं बताना चाहता हूं बड़ा भारी भाव है, वो क्या है? सब कहते हैं कि सरकार नीतियां तो अच्छी बनाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन करने में गड़बड़ है। नीतियां अच्छी बनाती है, बल्कि क्रियान्वयन गड़बड़। तो कहें अगर देश के सारे जितने आयोग बने शिक्षा के, 1948 का राधाकृष्ण आयोग उच्च शिक्षा पर, 1952 का मुंडारी आयोग सेकेंडरी एजुकेशन पर, उसका कोठारी आयोग जो पूरी तालीम व्यवस्था के ऊपर 1966-68 का है, उसके बाद 1968 की शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति, 1992 की संशोधित शिक्षा नीति, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान आदि और शिक्षा अधिकार, काश इसको लागू कर दिया होता सब। मैं आपके सामने ठीक उल्टी बात कर रहा हूं। देश की नीतियां और कानून जो तालीम के बारे में सभी क्षेत्रों में, वो जन विरोधी होते हैं, जानबूझ के जन विरोधी बनाए जाते हैं, समाज का नुकसान करने के लिए बनते हैं, और उनका पूरी शिद्दत से, सफलता से, सक्षमता से उनका क्रियान्वयन कर दिया जाता है। इसीलिए देश की विफलता। ये बात तब हम मानेंगे जब आप इन नीतियों का विश्लेषण करना सीखें। और इसकी कहीं ट्रेनिंग नहीं। हिंदुस्तान का एक भी विश्वविद्यालय, एक भी बेहतरीन से बेहतरीन विश्वविद्यालय ये नहीं सिखाता कि देश की नीतियों को कैसे समझाता है। इसीलिए हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर संसद में नीतियों से जुड़े हुए कभी सवाल नहीं होते। तो लोग बोला थोड़ी देर कितना सही बात बोली, वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके जवाब पहले से ही जाहिर हो चुके हैं, छपे हुए हैं, सबके पास है। कितने % ड्रॉप आउट हुआ तो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, वही आपको सुना नहीं होगा। सारा समय ऐसी जानकारी लेने में बीत जाता है संसद का जिसके बारे में सारी जानकारी पहले से होती है। मेरे पास तो भोपाल मेरे घर में वही सवाल सब जो घर में नहीं है वो इंटरनेट पे, उसके बाद तो कुछ आपको जानकारी मिलेगी नहीं। ये जो बदहाली है इन नीतियों के कारण। अब देखिए कितनी स्कीमें बनाई गई। 1986 की शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय बड़ी उसकी प्रशंसा होती है, अरे कितना गजब का काम हो रहा है। गांव के जिलों में, ग्रामीण जिलों में एक बढ़िया स्कूल। कभी किसी ने पूछा एक बढ़िया स्कूल होने से कैसे काम चल जाएगा? कभी किसी ने पूछा? 54 करोड़ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अभी आंकड़े बताए तो एक नवोदय विद्यालय एक जिले में, जिसकी अपनी जो आबादी है एक जिले की वो औसतन 15 लाख से 20 लाख। एक नवोदय विद्यालय जिसमें हर साल छठी कक्षा में 80 बच्चे एडमिट हो गए। 1986 का फैसला अभी भी हुई 2015। तो आप क्या कह रहे हैं? पूरे जिले में 80 बच्चों को अच्छी तालीम देने से काम चल जाएगा। फिर किसी ने सेंट्रल स्कूल बनाया, 1100 सेंट्रल स्कूल सरकारी कर्मचारियों के, तो 1100 सेंट्रल स्कूल, 700 नवोदय विद्यालय, अब 6000 नए मॉडल स्कूल जो कर रहे हैं। ये अच्छे स्कूल हो गए और देश के 14 लाख सरकारी स्कूल घटिया हो गए। ये नीति है। इसका एक मजेदार प्रसंग मुझे याद है। मैं बहुत सारे शिक्षा आयोगों कमेटी में काम कर चुका हूं, इसलिए विश्वास बहुत है। तो सब जगह लड़ाई लड़ी और सब जगह लड़ता ही था। अब मेरे पास लड़ने का टाइम नहीं है, उनसे लड़ने का टाइम है सड़कों पर लड़ने का, जनता के साथ। इसलिए बंद कमरों में लड़ाई मैंने बंद कर दी। इसमें मैंने किताब लिखी
कि मैंने बंद कमरों में सरकार से लड़ना क्यों बंद कर दिया, मैं सड़कों में। तो एक मुझे कहानी याद आई। उस समय बिहार में मेरा बहुत समय लगा था, क्योंकि बिहार सरकार ने किसी दबाव में आके एक समान स्कूल प्रणाली आयोग गठन कर दिया। उसके 3 मेंबरों में हम रिपोर्ट कर लिख रहे थे। उसी टाइम पर यहाँ कोई किसी बड़े कमीशन की मीटिंग हो रही थी और उस समय के किशनगंज के, बिहार के किशनगंज के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, बहुत सारे और भी राज्यों के मंत्री आए हुए थे। उनके साथ मुझे थोड़ी देर की बैठने का मौका मिला। तो पहचानते हैं मुझे, उनका बैठी आपकी बात हम सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा मंत्री, राज्य मंत्री से, केंद्र के, मैं आपसे कुछ सवाल किशनगंज के बारे में। हाँ जरूर जरूर। इतनी देखा एक रिपोर्टर आके खड़ा हो, लिख रहे कि क्या हो गया। रिपोर्टर का भाई हमारी निजी बातचीत हो रही है, इसमें आप मत करें। तो बोला अरे ये जहां बैठते वहां का निजी बात होती है, हमेशा सार्वजनिक होती है। तो मैंने अपनी बात पूछी। मैंने कहा आप तो राज्य मंत्री हैं केंद्र में, तो किशनगंज जो बिहार के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है तालीम के हिसाब से, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपने किया? पिछले 2 साल से तो आप बैठे होंगे। हाँ, मैंने एक सेंट्रल स्कूल उसके लिए अप्रूव कर दिया, वो खुल गया। गजब का काम था। किशनगंज तो बिहार में भी सबसे बड़े जिलों में गिना जाता है। इतने बड़े जिले के लिए किशनगंज के एक सेंट्रल स्कूल, अभी क्या गजब का काम। रिपोर्टर ने लिखी जाती है, उसको रोकते रहे और वो तो बड़ा तेज था, वो लिखे मैंने कहा किस दिन आप ये फैसला करेंगे कि किशनगंज के सारे स्कूल सेंट्रल स्कूल के बराबर हो? अरे वो तो नीति का सवाल है, यही तो पूछा किस दिन वो नीति बनाएंगे? न तब बनी ना आज न बनने वाली। इसलिए हमारे संगठन की मांग है, कई मांगों में से हमारी मांग है कि देश के 14 लाख स्कूलों को सेंट्रल कम से कम जरूर बोलते हैं सेंट्रल स्कूल के बराबर करें, अपग्रेड करें। ये नहीं है कि एक और सेंट्रल स्कूल हो या 100 और को भी, और कम से कम इसलिए बोला है कि हमने गुंजाइश रखी कि पहले वो लड़ाई जीत ले और फिर उस सेंट्रल स्कूल से बेहतर स्कूल बनाने की पड़ेगी। इस समय जो बदहाली है उसका एक आंकड़ा दे रहा हूं। वो 100 बच्चे जो पहली क्लास में पढ़ाई शुरू करते हैं, उसमें से केवल 6 बच्चे यानी 6% आदिवासी बच्चे 12वीं पास, केवल 8% दलित बच्चे 12वीं पास, केवल 9% मुस्लिम बच्चे 12वीं पास, केवल 10% ओबीसी बच्चे 12वीं पास। मैं 12वीं की बात क्यों कर रहा हूं? शिक्षा नीति का कानून तो 8वीं क्लास तक की बात करता हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 12वीं पास करने के बाद ही किसी भी बच्चे को अपने भविष्य को बदलने का मौका मिले उच्च शिक्षा में। ये तय करने का कि मुझे कलेक्टर बनना है या डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है कि मैनेजमेंट में जाना है, ये फैसला तभी आप करेंगे जब आप 12वीं पार करेंगे। तो 12वीं नहीं पार करेंगे, ये फैसला आपके औकात के बाहर है। आज की हालत बता रहा हूं, इसका मतलब 90% से ज्यादा पिछड़े वर्ग के बच्चे, जो 78% है देश में, वे उच्च शिक्षा पा ही नहीं सकते। ये भी इसका मतलब है कि अगर इन वर्गों के लिए कोई भी आरक्षण या रिजर्वेशन की सुविधा है, जो देश के संविधान में जो आर्टिकल 16 है जो लिखा है, अगर उसकी कहीं भी सुविधा है तो उस सुविधा से इन पिछड़े वर्गों के, किसी जातियों के 90% से ज्यादा बच्चे वंचित है, वंचित रहेंगे। 12वीं के बाद असली आरक्षण, जितना आरक्षण है वो मान 10% या 10% कम पिछड़ी जातियों, पिछड़े वर्गों के बच्चे। बात तो कभी नहीं कोई करता। कोई पार्टी जो दलितों की मसीहा बनती है या आदिवासियों की मसीहा बनती है, मुस्लिमों की मसीहा बनती है, कभी सुना किसी को बात करते?
कोई नहीं करता ऐसा। भोपाल में जब वहां की मुस्लिम तंजीमें मुझे बुलाती हैं तालीम के ऊपर बात करने के लिए, हर साल 2-3 बार बुलाती हैं, हर साल मैं वही बात करता हूँ, असर कभी नहीं होता मेरी बात। जितने बच्चे बैठे हुए सब महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए हैं, कुछ मुस्लिम वर्गों के, अंग्रेजी में क्विज टेस्ट होते हैं और उनको इनाम दिए जाते हैं। मैं उनसे हर बार पूछता हूँ, आपकी तंजीमें कब 90% से ज्यादा मुसलमानों के लिए काम करेंगी? तो कहते नहीं, अगली बार आप आएंगे जरूर इस पर बात करेंगे। क्यों? मुस्लिमों की बात नहीं है, ये सभी धर्मों की बात है, हिंदुओं की भी बात है, ईसाइयों की भी बात है, सब जगह बातें होती हैं, उनको भी बात है। ऐसे नहीं देश बढ़ता। जब तक हम ऐसा इंतजाम नहीं करेंगे जिसका मकसद हो कि आने वाले 10 सालों के अंदर देश के सभी बच्चे 12वीं पार कर सकेंगे, और ये संभव है, असंभव बात नहीं। और इसलिए ये करने के लिए एक और जो झूठ बोला जाता है उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। मुक्त वो झूठ है कि देश की सरकार गरीब है, इतनी बड़ी आबादी है, वो कैसे शिक्षित करेगी इतनी बड़ी आबादी? बेचारी सरकार। आज हिंदुस्तान की सालाना आमदनी कितनी है इसका आपको अंदाज होगा? टाइम होता तो मैं आप सबसे पूछता है। वो सालाना आमदनी जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी बोला जाता है, वो 130 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 130 लिखिए, फिर 5 जीरो लगा के लाख लिखिए, फिर 7 जीरो लगा के करोड़ लिखिए। 130 लाख करोड़ से ज्यादा है। और वो भी बताया प्रधानमंत्री ने 7% से बढ़ गई, उसमें 7% और जोड़ लीजिएगा अगले साल। हमारी सरकार गरीब नहीं है, हमारी सरकार अमीर है, देश की जनता गरीब है। इस विडंबना को समझ लीजिए, तब आप सवाल पूछना बंद कर देंगे कि सरकार पैसा खाती है। इस सरकार पर इतना पैसा है कि हर साल देश के पूंजीपतियों का 6.5 लाख या 6 लाख करोड़ आयकर इनकम टैक्स माफ करती है हर साल, पिछले 30 सालों से। हर साल हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आंकड़े जारी करता है कि 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो बड़े बड़े देश के नामी गिरामी पूंजीपतियों ने लिया है वो माफ कर दिया गया। मैंने पूंजीपति बोला, विदर्भ के किसान नहीं बोला। उनका तो 1,000 रुपए का कर्ज माफ नहीं होगा, तो पूंजीपतियों का 70,000 60,000 करोड़ का हर साल माफ। इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, गूगल कर लिया एनपीए। तो सरकार गरीब कैसे हो गई? अमीर सरकार की गरीब जनता का सरकार। इन सब बातों को जब जोड़ेंगे तो आप समझेंगे हम लड़ाइयां क्या लड़ रहे हैं। मां लड़ाई लड़ रहे हैं देश की उच्च शिक्षा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को न सौंपी जाए। अगर सौंप दी गई तो जो थोड़ी बहुत उच्च शिक्षा मिल रही है आम लोगों को, आम जनता को, वो भी बंद हो जाएगी। मैं अपनी बात खत्म करने के लिए एक पाकिस्तानी शायर है, उनकी कविता हमारे अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के चेन्नई घोषणा पत्र में छापी गई है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसमें सारी बातें हमारा अंदाज है, ये कविता शायद शेर लिखा गया होगा कभी 1970 के आसपास, मैं अंदाज लगाया, इसमें मेरा नहीं हमको। शायर का नाम है इब्ने इंशा। उन्होंने लिखा है, इल्म बड़ी दौलत है। तो अंबानी बिरला रिपोर्ट के आने के पहले ही समझ गए थे इल्म क्या है। इब्ने इंशा साहब लिखते हैं, इल्म बड़ी दौलत है, तू भी स्कूल खोल, इल्म पढ़ा फीस लगा, इल्म पढ़ा फीस लगा, दौलत कमा फीस ही फीस, पढ़ाई के 20 बस के 30। उस जमाने की बात कर रहा हूं, आज तो 30 को नहीं बोलेगा, 3,000 बोलेगा। उस समय पाकिस्तान में रेट रहा होगा बस। पढ़ाई
के 20, बस के 30, यूनिफॉर्म के 40, खेलों के अलग, वैरायटी प्रोग्राम के अलग, पिकनिक के अलग। अगर मैं लिखूं कविता में कहूँ रिपब्लिक डे के अलग और इंडिपेंडेंस डे के अलग। तो वैरायटी प्रोग्राम के अलग, पिकनिक के अलग, लोगों के चीखने पे मत जा, लोगों के चीखने पे मत जा, दौलत कमा, उससे और स्कूल खोल, उससे और स्कूल खोल। लगता है उन्होंने हमारी सारी रक्षा व्यवस्था समझ लिया। उससे और स्कूल खोल, उनसे और दौलत कमा, कमाए जा, कमाए जा। अभी तो तू जवान है, ये सिलसिला जारी है। अभी तो तू जवान है, ये सिलसिला जारी है। जब तक गंगा जमना है, पढ़ाई बड़ी अच्छी है, पढ़ाई बड़ी अच्छी है, पढ़। बोलते पढ़, वही खाता पढ़, स्किल, वही खाता पढ़ने की स्किल दे रहे, वही खाता पढ़। टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़, बैंक असेसमेंट पढ़, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक असेसमेंट पढ़, जरूरत है रिश्ते के इतिहास पढ़। मैट्रिमोनी आते ना, शादी करने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते, जरूरत है रिश्ता के इतिहास पढ़, और कुछ मत पढ़। सबसे जरूरी बात अब आ रही है, जरूरत है रिश्ता के इश्तेहार पढ़ और कुछ मत पढ़। मीर और गालिब मत पढ़, बड़ा खतरनाक है मीर और गालिब। मीर और गालिब मत पढ़, इकबाल और फैज मत पढ़, इब्ने इंशा को भी मत पढ़, वरना तेरा बेड़ा पार न होगा और हम में से कोई नजायज का जिम्मेदार न होगा।